क्लास 7 लेसन 13 पिता का न्याय। पांचाल देश की राजकुमारी केसनी रूप और गुण में अद्वितीय थी। देश में ही नहीं विदेशों में भी उसके रूप और गुण की ख्याति फैली हुई थी। केसनी जब विवाह के योग्य हुई तो उसने पिता से कहा, वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगी जो आत्मा को जानता हो या आत्मा को जानने में रुचि रखता हो। धन को प्रधानता नहीं देगी, केवल ज्ञान को प्रधानता देगी। पुत्री के निश्चय के अनुसार राजा ने चारों ओर घोषणा करा दी, राजकुमारी केसनी उसी के साथ विवाह करेगी जिसके पास आत्मज्ञान होगा, भले ही वह निर्धन क्यों न हो। राजा की घोषणा सुनकर देश विदेश के राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर केसनी के पास पहुंचने लगे, पर जब केसनी उससे आत्मा के संबंध में प्रश्न करती तो वे उत्तर नहीं दे पाते। केसनी विवाह करने से इनकार कर दिया करती। ऋषि कुमार सुगन भी विवाह के उद्देश्य से केसनी के समक्ष उपस्थित हुआ। केसनी ने उससे आत्मा के संबंध में जितने भी प्रश्न किए उसने सबके उत्तर ठीक ठीक दिए। केसनी सुगंध के साथ विवाह करने को तैयार हो गई। केसनी और सुगंध के विवाह की चर्चा चारों ओर दावानल की तरह फैल गई। लोग आश्चर्य प्रकट करने लगे क्योंकि केसनी एक राजपुत्री थी और सुगंध एक निर्धन राजकुमार। केसनी और सुगंध के विवाह की खबर दानवों के सम्राट विरोचन के कानों में पड़ी। विरोचन भी केसनी के रूप गुण पर मुग्ध था। वह विवाह करने के उद्देश्य से केसनी के पास गया। उसने केसनी से कहा, राजकुमारी, मैंने सुना है तुम ऋषि कुमार सुगंध के साथ विवाह करने जा रही हो। उसके साथ विवाह करने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? वह तो निर्धन है। तुम मुझसे विवाह कर लो, मेरे साथ विवाह करने से तुम्हें अपार सुख प्राप्त होगा, आजीवन सुखी रहोगी। केसनी ने उत्तर दिया, मैं सांसारिक सुखों के लिए विवाह नहीं कर रही हूँ, मैं विवाह कर रही हूँ एक सुंदर हृदय वाले जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञानवान और विचारवान हो। पर विरोचन बार बार अपनी ही बात करता रहा। उसकी बात को सुनकर केसनी परेशान हो गई। उसने कहा, कल सुबह सुगंध आएगा, उसी समय आप आ जाएं। वाद विवाद में जो विजयी होगा उसके साथ विवाह करूंगी, जो हार जाएगा उसे दूसरे के चरण पखारने पड़ेंगे। शर्त स्वीकार कर विरोचन लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल था, सूर्य की किरणें निकल आईं। विरोचन केसनी की सेवा में उपस्थित हुआ। केसनी ने उसका आदर सत्कार किया, बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान किया। विरोचन बोल उठा, केसनी, अभी तक सुगंध नहीं आया। मेरे पास तीव्र घोड़ों वाला सुंदर रथ है, उस पर बैठकर मैं तुम्हारे पास आ गया। बेचारा सुगंध पैदल आ रहा होगा, इसलिए उसे पहुंचने में देर हो रही है। सुगंध अपने पिता के आश्रम से पैदल आ रहा था। जब वह केसनी के पास पहुंचा तो देखते हुए विरोचन ने कहा, सुगंध, तुमने आने में देर क्यों की? सुगंध ने उत्तर दिया, मैं ऋषि कुमार हूँ, मेरे पास आपकी तरह रथ नहीं है, पैदल आने में देर हो ही जाती है। विरोचन बोला, कोई बात नहीं, आ तो गए, आओ मेरी बगल में बैठ जाओ। सुगंध ने विरोचन की बगल में बैठने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आपके साथ आपकी बगल में नहीं बैठ सकता, क्योंकि हम दोनों में किसी बात में बराबरी नहीं है। आप राजा हैं, मैं मामूली ऋषि पुत्र। आपके पास अपार धन संपदा है, मेरे पास विद्या को छोड़कर कुछ नहीं। दो मनुष्य एक दूसरे के बगल में उसी समय बैठते हैं जब उनमें आपस में समानता हो। विरोचन और सुगंध दोनों में वाद विवाद होने लगा। केसनी इस बीच मूक दर्शक बनी रही। विरोचन अपने तर्कों में धन को महत्व दे रहा था, सुगंध महत्व दे रहा था ज्ञान को। जब दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो उन्होंने निश्चय किया, निर्णय किसी तीसरे व्यक्ति के पास चलना चाहिए। विरोचन बोला, मैं किसी ब्राह्मण या देवता को निर्णायक नहीं मान सकता, क्योंकि उन पर मेरा विश्वास नहीं है। सुगंध ने कहा, ठीक है, आप ब्राह्मण और देवता को निर्णायक मत मानो, मैं आपके पिता को ही निर्णायक मान रहा हूँ, उनका निर्णय मुझे स्वीकार होगा। विरोचन प्रसन्न होता, उसे विश्वास था उसके पिता का निर्णय उसी के पक्ष में होगा। वह सुगंध को लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। दोनों ने अपनी अपनी बात कहकर उनसे प्रार्थना की, कृपा करके बताइए, आप दोनों में श्रेष्ठ कौन? हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? विरोचन ने कहा, संसार में धन ही सब कुछ है, बिना धन के कुछ नहीं होता, धन के संग्रह के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। सुगंध ने कहा, धन नाशवान है, नाश होने वाली वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए, संग्रह उसी वस्तु का करना चाहिए जिसका विनाश ना हो। वह वस्तु आत्मा के ज्ञान को छोड़कर कुछ नहीं है। विरोचन के पिता स्वयं ज्ञानी थे, इसलिए जानते थे सुगंध का कथन सही है, पर पुत्र मोह के कारण उनकी जिह्वा विरोचन के विरुद्ध निर्णय देने में सच्चा रही थी। वे कई दिनों तक द्वंद्व में फंसे रहे। अंत में पुत्र मोह पर ज्ञान की जीत हुई। उन्होंने निर्णय दिया, विरोचन, सुगंध का कथन सत्य है, वह तुमसे श्रेष्ठ है। सुगंध और केसनी का विवाह हो गया।
शर्त के अनुसार विरोचन जब सुगन के पैर धोने के लिए झुका तो सुगन ने उसे पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, विरोचन, जो कुछ हो गया वही पर्याप्त है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हम और आप सबसे अब से मित्र हो गए। धन तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, परंतु ज्ञान वह धन है जो कभी घटता या समाप्त नहीं होता। इसे आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। थैंक यू।